Hello students, very good morning. Welcome to my channel PrePG Chemistry. In this video session we are going to discuss hydrogen spectrum, calculation of Rydberg constant and the demerits of Niels Bohr atomic model. Okay, so let us start. A spectrum. Actually, the arrangement of the electromagnetic radiations or the different color of light according to the wavelength or the frequency is called what? A spectrum. Here actually the speed of different electromagnetic radiations and the different color of the white light is different in different medium. So when it passes from one medium to another, then it deviates from its path. That's called dispersion. That means when the light passes through the prism, then the different color of the light is dispersed in different color. They separate in different color due to their different speed through the prism. And so when we arrange them according to their wavelength or frequency, that's called what? A spectrum. तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं कि इनके स्पीड डिफरेंट होने से जब हम लोग किसी दूसरे मीडियम से पास करते हैं तो ये डिफरेंट कलर्स में डिसोसिएट हो जाते हैं, डिफ्रैक्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि उनका कलर जो है वो सेपरेट कर जाता है. चूंकि ये विजिबल होता है तो हम लोग इनको देख पाते हैं. ठीक है, तो यहाँ प्रिज्म से हम लोग व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं तो हमें 7 कलर मिलता है, जिसको हम लोग सिंपली वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड इन कलर्स में ऑब्टेन करते हैं. ओके, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि एक सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सिंगल वेवलेंथ अवेलेबल है. ठीक है, देखो स्पेक्ट्रम के टाइप्स, तो हम लोग स्पेक्ट्रम को डिवाइड करते हैं अलग अलग तरह से, जैसे एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम. तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई एटम या फिर कोई सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं उनका जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो क्या होता है, तो वो एब्जॉर्प्शन होता है. इमिशन की बात करें तो अगर एक एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब होकर के एक्साइटेशन में चला जा रहा है, तो जब ये एक्साइटेड होता है फिर क्या होता है, ये अपने आप को स्टेबल करता है, तो उस एनर्जी को इमिट करता है. जब उस इमिटेड एनर्जी का हम लोग स्पेक्ट्रम फाइंड करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, जो अरेंजमेंट हमें मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, दैट कॉल्ड व्हाट? इमिशन स्पेक्ट्रम. ओके, इसके बाद आता है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस. ये भी टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम होता है. जैसे हम लोग व्हाइट लाइट में देखते हैं कि कलर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, वो सब के सब एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं, यानी कंटिन्यूअस होते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस. दैट मींस देयर इज नो गैप बिटवीन द टू radiations or two color of the white light. That's called continuous spectrum. लेकिन discontinuous में क्या होता है कि वहां पे एक फाइन गैप होता है उनके बीच, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एनर्जी लेवल, एक रेडिएशन अवेलेबल है, दूसरा ठीक उसके बाद वाला गायब है, फिर अवेलेबल है, फिर गायब है, फिर अवेलेबल है, फिर गायब है. तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम जो है ये हमें मिलेगा डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट फॉर्म में. ओके, द नेक्स्ट लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली ऑब्टेन बाय द एक्साइटेशन ऑफ एटम. एक्चुअली एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं. एक्चुअली उनके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन में चले जाते हैं, और फिर इनका एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होता है, तो उससे हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है जो फाइन लाइन के फॉर्म में होते हैं. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी लाइन स्पेक्ट्रम ही होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लाइन स्पेक्ट्रम. लेकिन जब एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल से स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बैंड स्पेक्ट्रम. तो इनको हम लोग बैंड स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं. जब मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन होता है उससे क्या होता है कि हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, यानी कि उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग उनको अरेंज करते हैं, दैट्स कॉल्ड व्हाट? बैंड स्पेक्ट्रम. तो ये हो जाते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम. ठीक है, अब एक्चुअली देखो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स अबाउट लाइन स्पेक्ट्रम. व्हेन द एटम कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स then they have same line spectrum.
तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन लाइक एटम का स्पेक्ट्रम नील्स बोर ने फाइंड किया था। एक्चुअली उन्होंने कन्फाइन कर दिया था कि वो सारे स्पीसीज जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पेक्ट्रम सिमिलर होगा। तो इस तरह से उन्होंने सिंगल सिस्टम दैट मींस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए स्पेक्ट्रम फाइंड किया था एंड दैट वाज लाइन स्पेक्ट्रम। The number of line spectrum depends on the excitation of energy, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलेंगे वो एनर्जी एक्साइटेशन यानी कितना एनर्जी उसने ऑब्जर्व किया और वो एनर्जी को इमिट कर रहा है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑब्टेन होता है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ये किस पे डिपेंड करते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी पे। ओके, लाइन स्पेक्ट्रम फॉर ईच एलिमेंट इज डिफरेंट। एक्चुअली different atoms contains different number of electrons, different elements contains different number of electrons, so their line spectrums are different. Okay, तो अब आप इसको नोट करो, then we will discuss about हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे, चलो नोट करो। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। It is what? Hydrogen spectrum. Actually here the discharge tube is passed through hydrogen gas and then it absorbs energy. Actually some energy is given to the hydrogen gas through discharge tube and it gets excited and converted into hydrogen atoms. Now the electrons of the hydrogen atom get excited by the absorption of energy. Actually here the electron which remains in the first orbit, it jumps from some higher energy level. It jumps to some higher energy level, and the electron try to minimize, try to return in its ground state, actually in its stable state. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम का पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये एब्जॉर्ब होकर के क्या हुआ, एक्साइटेड हुआ, और एक्साइटेड होकर के अब ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि ये अपने एनर्जी को मिनिमम लेवल पे ले जाए, अपने एनर्जी को कम करे, और इसके लिए ये क्या करता है, फिर से ये जंप करता है किसी हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में। तो नील्स बोर ने यही एक्सप्लेन किया था, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इट्स जंप्स टू सम हायर ऑर्बिट, और व्हेन इट loses its energy, that means when it jumps from higher to lower, then it loses its energy and it is in form of what, electromagnetic radiation, or in form of wavelength, etc., or in form of what, frequency. So here the excitation and de-excitation of electrons releases energy, and so according to that a spectrum is obtained, that is known as hydrogen spectrum. Here remain, it is what, atomic spectrum, atomic spectrum, because it is an atomic spectrum, because the excited hydrogen atom releases its energy and we obtain the what, spectrum. Next, it is called emission spectrum, because the excited electrons releases energy in the form of wavelengths, so it is called what, emission spectrum. Also it is what, discrete, it is discrete or discontinuous. It is what, discrete and discontinuous spectrum. This is because of the energy gap between the different orbitals are very large, and when electron jumps from higher to lower, then a particular wavelength or particular energy band is obtained, and due to that it is not continuous, rather it is in form of what, discontinuous. यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब ये एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप कर रहा है, तो जंप होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एनर्जी गैप क्रिएट हो रहा है, और एनर्जी गैप क्रिएट होने से क्या हो रहा है कि ये डिस्क्रीट पैटर्न में जा रहा है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस बैंड ऑफ एनर्जी नहीं है।
तो एनर्जी जब यहाँ पे गैप है तो फिर क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये डिसकंटिन्यूअस होता है, इमिशन फॉर्म होता है और स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होता है। सो वी गेट डिफरेंट सीरीजेस और द स्पेक्ट्रम इज लाइमन सीरीज, लाइमन, second one Balmer, third Persian, fourth Bracket, fifth Fund, and sixth it is Humphrey series. So now you can see in the diagram here, the electron jumps from any higher orbit to the first orbit. Then we obtain what? Lyman series. And in Lyman series, the initial orbit is first and the final is either second, third, fourth, fifth, sixth, anyone. Next, we get Balmer series. It is when excited electron jumps from some higher level to the second orbit. Here the n initial is second and final is third, fourth, fifth, sixth, seventh and dot 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 infinite. Next, Persian series. Persian series, it is obtained by the de-excitation of electron from higher level to the third. That means it is the initial orbit. For it, initial orbit is 3 and the final orbits are 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं पर्सन सीरीज, तो यहाँ पे हमारा इनिशियल ऑर्बिट है, यानी कि इनिशियल ऑर्बिट हम लोग थर्ड लेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करेगा फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, एट से, नाइन से, 10 से, कहीं से भी, इनफाइनाइट से भी वो जंप कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन मिलता है। फिर वैसे ही ब्रैकेट मिलता है जब फोर्थ एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, एट से, नाइन से, 10 से। ठीक वैसे ही फंड जब फिफ्थ एनर्जी लेवल पे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं सिक्स से, सेवन से, एट से, नाइन से और इनफाइनाइट से। ठीक वैसे ही हम्फ्री सीरीज ऑब्टेन होता है जब सिक्स्थ एनर्जी लेवल पे, सिक्स्थ ऑर्बिट पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से, यानी कि 7 से, 8 से, 9 से, डॉट 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 इनफाइनाइट से। ओके, तो ये सीरीजेज जो है अब कुछ खास रीजन में होते हैं। जैसे अगर हम लोग लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो लाइमन सीरीज में जितने भी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं वो सब के सब अल्ट्रा वायलेट रीजन में आते हैं, यानी कि ये जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगा जिसको हम लोग नहीं देख सकते, हमारा रेटिना जो है, आई जो है, इसको डिटेक्ट नहीं करता है। ठीक वैसे ही बाल्मर सीरीज के केस में क्या है, बाल्मर सीरीज जो है ये आपको विजिबल रेंज में आता है, यानी कि ये हमारे लिए विजिबल है तो हम लोग बाल्मर सीरीज को ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सियन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री सीरीज। ये सारे के सारे इंफ्रारेड रीजन में आते हैं, यानी कि इनको भी हमारा आई जो है डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हो कि हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसको, तो इनिशियल एंड फाइनल, यानी कि लिमिटिंग लाइन को, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को और फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को, और इसके साथ साथ हम लोग ऑब्टेन करेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट को। ठीक है, तो पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now the calculation of delta E, that means energy gap, frequency, wavelength and wave number and Rydberg constant. Okay, see here, it is the hydrogen atom, the first orbit which is known as K cell, n equals to 1, second KL M N O dot 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 infinite. So here these all are energy levels. It is second, it is third, it is fourth, it is fifth. That means if we consider EI, that is the energy
of any initial level and E final energy of any higher level. So as we know, the delta E, that means the change in energy, that means the energy gap, that means when an electron jump from an higher orbit to a lower orbit, then it is delta E equals to E final minus E initial. Consider an initial orbit and final orbit. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6 for any higher orbit, and it is for Lyman series. For Lyman series, initial is 1 and final is ... First, when we consider it is Balmer series, then n initial orbit is 2 and n final is 3, 4, 5 ... infinite. Yeah, is 6 ... infinity. Likewise, for Lyman-Balmer question, it is n initial is 3 and n final is 4, 5, 6 ... infinity. Likewise, for bracket, it is n initial is 4. For Fund series, n initial is 5. For Humphrey series, n initial is 6 and n final is 7th, 8th and higher orbit. N final is 7th, 8th, 9th, 10th ... infinite. So accordingly we can find the energy gap and the frequency and the wavelength of the orbital. So here, instead of finding a particular energy, we calculate what? The energy gap of the general energy levels. According to the general formula, we do the different calculations. Okay, so first note it, then we will find the value of delta E. Okay, so here delta E equals to what? Energy of final orbit minus energy of initial orbit. Now put their values. It is Z square upon n initial square, final square, minus into 2.18 into 10 to the power minus 18 minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into Z square upon n square. So we get 2.18 into 10 to the power minus 18 minus plus and Z square 1 upon n इनिशियल स्क्वायर. देखो यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ n इनिशियल को, और ये फाइनल अभी भी निगेटिव है, सो इट इज माइनस 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट डेल्टा ई. तो हम लोग यहाँ डेल्टा ई को कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से. चलो अब हम लोग देखते हैं. तो ये भी क्या है, रेडिएंट एनर्जी है, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा. अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन देखते हैं. तो ये आता है एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस एन फाइनल स्क्वायर. So according to that, here we can divide with hc. So 1 upon lambda, which is known as Webb number, and it is equals to what, 2.18 into 10 to the power minus 18 upon hc, and this is
a constant, so it is known as Rydberg constant, 1 upon n initial square minus 1 upon n final square। तो यहाँ से ये टोटल टर्म जो है ये कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 अपॉन एच सी इक्वल्स टू 109,677 पर सेंटीमीटर, और वी कैन राइट 1.1 इंटू 10 टू द पावर 5 पर सेंटीमीटर और 1.1 into 10 to the power 7 per meter. So with the help of this equation we can find the Baire number, and this will be Baire number equals to 109,677 into 1 upon n initial square minus 1 upon n final square per centimeter। तो इस तरह से इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बेयर नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इसको नोट करो, तो फ्रीक्वेंसी रिलेशन देखते हैं। सो नाउ द रिलेशन दैट मीन्स न्यू बार इक्वल्स टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड बेयर नंबर or 1 upon lambda. As we know, nu equals to c upon lambda, so on multiplying with c we will find the frequency is c into rh into z square into 1 upon n initial square minus n final square. So we can calculate frequency here also. अब देखो जो डेल्टा ई है, जो डेल्टा ई है उसका वैल्यू आया था 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर। अब यहां से हम लोग ये सारे रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं लाइमन सीरीज, वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइमन सीरीज। सो हियर फर्स्ट the limited wavelength. Limited wavelength, that means the minimum wavelength, that means the energy gap is maximum. At that condition the maximum energy gap is n initial, it is 1, and n final, it is infinite. So here we can calculate delta E, the maximum energy. With the help of it we can calculate lambda, the minimum wavelength. For the maximum wavelength lambda, we have to take n initial 1 and n final infinity. Likewise for Balmer series, if you have to calculate the limited wavelength, the limiting wavelength yani the minimum wavelength, so it is lambda minimum or lambda limiting. We have to take n initial 2 and n final infinite, and then we can calculate the gap energy, also the value of the lambda with the help of this equation. तो इस तरह से आप इन सब को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो जाता है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और रिडबर्ग कांस्टेंट RH का वैल्यू 109,677 पर सेंटीमीटर और 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। तो ये वैल्यूज आप याद रखेंगे। तो इस तरह से ये हो जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हो जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने के लिए नील्स बोर ने डेवलप किया था। चलो इसको नोट कर लो। यहाँ पे आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है डेल्टा ई, जहाँ पे एन इनिशियल और एन फाइनल की वैल्यू लेकर के। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाता है। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये है लिमिटेशन ऑफ नील्स बोर, दैट मीन्स दी demerits of Niels Bohr atomic model. Actually, Niels Bohr fails to explain the atomic spectrum for the elements which have more than one electron.
यानी वो फेल कर गए ये एक्सप्लेन करना कि अगर किसी एटम के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर उसका स्पेक्ट्रम क्या होगा। इज स्पेशली बेस्ड ऑन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। He fails to explain the atomic models for the species which have more than one electrons. Next, he also could not explain the MVR equals to NH upon 2 pi. वो ये भी फेल कर गए एक्सप्लेन करना कि MVI जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का ये NH upon 2 pi वैल्यू होता है, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट, the most important, he don't know about the wave nature of the electron. He only explain the particle nature of the electron, so he do not explain about his atomic model, do not explain about the dual behavior of the electron, that means the wave nature of the electrons. Okay, in the next video session we will discuss the different atomic models who replaces the Niels Bohr atomic models. Okay, in this video session that's it. Thank you.